हाउ टू टेक द करेक्ट मेजरमेंट्स। देखते हैं जरा, सही से किसी चीज को मेजर अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे। द डिस्टेंस ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर इज कॉल्ड लेंथ। किसी चीज की लंबाई को लेंथ बोल देते हैं, एक हिस्से से दूसरे तक हिस्से तक के कोने को, है ना। इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ रूलर। रूलर मतलब कि देखो, किसी चीज को रूल करने वाला है ना, उसको रूलर बोलते हैं। तो आमतौर पे एक डायरेक्शन दिखाने वाली चीज को हम रूलर भी बोल सकते हैं, या फिर कहे तो किसी चीज को नापने वाली चीज को भी हम रूलर बोल सकते हैं। ठीक है, कि एक रूल के अकॉर्डिंग है कि कितनी है भाई ये लंबाई इसकी, उसको जानना। ठीक है, रूलर को आप नॉर्मल एक स्केल कह सकते हैं। ठीक है, अब मीटर स्केल मतलब एक मीटर में नापने वाले किसी स्केल को हम मीटर स्केल बोल देते हैं। अब मेजरिंग टेप वही चीज हो गई मीटर स्केल की तरह ही, बस वो टेप होता है ना, तो टेप से आप कर्व्ड चीजों के भी लेंथ वगैरह को नाप सकेंगे आसानी से। मीटर टेप तो आपने देखा ही होगा, टेलर की दुकान पे मिल जाता है। विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर द रिक्वायर्ड पर्पज। आप ले लीजिए जिस चीज को आपको नापना है। अब तो ऐसे भी आते हैं, ऐसे गोल से लपेटे हुए, मतलब बहुत लंबी लंबी चीजों का ही मेजरमेंट ले लेते हैं। ऐसा होता है आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास। आगे है, टू टेक करेक्ट मेजरमेंट वी शुड टेक सर्टेन प्रिकॉशंस। कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कीप द रूलर और मेजरिंग टेप अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई लेंथ के डायरेक्शन में रखो आप जो भी आप रूलर है आपका या मेजरिंग टेप है उसको, जैसे आपको नापना है। आपने श्योर कभी ना कुछ नापा ही होगा, स्केल आपकी ज्योमेट्री में होगा मेरे ख्याल से। आगे क्या है, इन केस ऑफ worn आउट और ब्रोकन रूलर स्टार्ट टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम एनी पॉइंट विच इज फुली क्लियर। कि अगर आपके पास अगर टूटा हुआ स्केल है तो वहीं से नापना मत शुरू कर दो। मेजरमेंट सही नहीं है कि थोड़ा सा आगे कर दो स्केल को, है ना। फिर उसका ध्यान रखना कि आपने मेजरिंग कहाँ से करना शुरू करी है। ठीक है, मान लिया कि आपका ना शुरू के 2 सेंटीमीटर टूटा हुआ है, तो ठीक है आप 2 सेंटीमीटर से शुरू करो मेजर करना। अगर 2 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक आपकी मेजरमेंट आ रही है, मतलब कि उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अगर आप पेंसिल को नाप रहे हो तो, है ना, या किसी भी चीज को नाप रहे हो, तो आप लगाइएगा अंदाजा कि भाई ऐसे ऐसे अगर मैंने इसे नापा है कि टूटे हुए पॉइंट के बाद से नापा है, तो आप गिनिएगा कितने पॉइंट से कितने पॉइंट तक जा रहा है उसकी मेजरमेंट। फिर उस हिसाब से जो है नाप कर आप समझ जाएंगे कि अच्छा इतनी इसकी लंबाई है। आगे क्या है, इफ द आई इज नॉट एग्जैक्टली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन, द मेजरमेंट वुड नॉट बी करेक्ट। बोल रहे हैं सीधे से कि आप स्केल को ना बिल्कुल ऊपर से देखिए, साइड से मत देखिएगा स्केल में, क्योंकि उससे क्या होता है कुछ मिलीमीटर ऊपर नीचे हो सकती है आपकी मेजरमेंट। क्यों? वो होता है ऐसा, लाइट जो है ना साइड से देखने से हमें टेढ़ी से दिखाई देती है थोड़ी सी हर जगह से। मतलब कि अगर आप एग्जैक्टली ऊपर से स्केल को नहीं देखेंगे और साइड से देखेंगे, तो असल में वो चीज कई बार जो है चीज की मेजरमेंट हमें छोटी नजर आती है, और कई बार मेजरमेंट जो है बड़ी नजर आती है हमें साइड से स्केल देखने पे। ऐसा होता है। ठीक है, लाइट के गलत तरीके से रिफ्लेक्ट होने की वजह से होता है ऐसा। वैसे लाइट तो गलत तरीके से क्या रिफ्लेक्ट होगी, जैसा उसकी वो होगी, मतलब जो उसके टेंडेंसी होगी वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी। पर अभी ये सब आप नहीं जानते, हायर क्लास में समझेंगे। ठीक है, कि राइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। फिलहाल आप ये समझिए कि आप बिल्कुल ऊपर से देखिएगा स्केल को, तो आप बिल्कुल करेक्टली मेजर कर पाएंगे। उसमें एक आध मिलीमीटर का भी ऊपर नीचे गलती नहीं होगी। आगे देखिए क्या है, एक्टिविटी में बोल रखा है मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन थ्रेड एंड स्केल मेथड। बोल रहे हैं कि अगर आपको एक थ्रेड की लंबाई नापनी है तो या तो उसे सीधा करके आप स्केल पे ऐसे नाप लीजिए, ठीक है, पूरे थ्रेड को आगे पीछे करके, या फिर जो है थ्रेड को आप नहीं नहीं वो अ, ये असल में थ्रेड को नापने के लिए नहीं, अगर इस तरह की किसी लाइन को अगर आपको नापना है जो कि कर्व्ड है, उसको नापने का तरीका है कि आप छोटा छोटा हिस्सा यहाँ से ना थ्रेड से ले लेकर इसके ऊपर थ्रेड रख दिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, पूरा शेप दे दिएगा इसको थ्रेड की। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है ना, इन दोनों को पॉइंट को आप पकड़ लिएगा अपने हाथों से, मतलब उंगली से, और उसको लेकर आप स्केल से नाप लिएगा सीधा करके धागे को। ठीक है, आप पता लगा सकते हैं एक थ्रेड की एक वो कर्व वाले लाइन की लेंथ कितनी है। बहुत ही आसान था। आगे देखते हैं जरा एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब एमसीक्यू है। फर्स्ट आपका अ व्हीकल मूविंग स्ट्रेट ऑन द रोड, विच टाइप ऑफ मोशन, तो जवाब है रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, जाहिर सी बात है। सेकंड आपका अ सीलिंग फैन शोज विच टाइप ऑफ मोशन, रोटेटरी मोशन। ठीक है, सीलिंग फैन रोटेटरी मोशन, रोटेट कर रहा है वो अपने ही एक्सिस पे। थर्ड है आपका द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट बोल देते हैं नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी को जिससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं किसी चीज की, जैसे कि किलोग्राम, या फिर लेंथ के लिए मीटर।
4 है आपका हाउ वाज मेजरमेंट डन इन ओल्डन डेज, कि पुराने दिनों में कैसी चीजों को नापा जाता था। यूजिंग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, इस पे टिक लगा दीजिए। आगे है आपका जैसा हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, ऐसे चीजों को नाप लेते थे। 5 पर इसमें क्या दिक्कत रहती है, किसी के हाथ की लंबाई छोटी तो किसी के हाथ की लंबाई लंबी, है ना। 5th में देखिए मीटर इज द एसआई यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। अब आप सोचेंगे भाई ये कैसा वर्ड है, तो ये असल में फ्रेंच वर्ड है ना, सिस्टम इंटरनेशनल। तो उसी अब फ्रांस वालों ने निकाला था पूरा मैट्रिक सिस्टम, इसलिए जो है ऐसा यूनिट ही हम उसे शॉर्ट में बोल देते हैं, है ना। हम बोलेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल सकते हैं उसको, है ना, बिल्कुल प्योर इंग्लिश में अगर से कन्वर्ट करना चाहें तो। फिलहाल आप ऐसा यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड यूनिट समझिए इससे, ठीक है। क्या है भाई, मीटर जो है ऐसा यूनिट है लेंथ को नापने की, लेंथ पे टिक लगा लिए। 6 है आपका दी ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। किलोग्राम है आपका ऐसा यूनिट मास का। और मतलब बिल्कुल जो कॉमनली यूज होने वाला क्या, अब जो तय कर रखा है पूरा फ्रांस ने, कि भाई, या फिर कहें तो ऐसा यूनिट्स के हिसाब से पूरी दुनिया ने मिलकर तय कर रखा है कि भाई किलोग्राम है हमारा एक यूनिट, ठीक है। उसके हिसाब से आप इसे छोटा बड़ा करना चाहो तो मैट्रिक सिस्टम के हिसाब से छोटा बड़ा कर लो इसको, है ना। मिलीग्राम बोल दो इसको, या फिर आगे किलोग्राम तो है ही है ऑलरेडी, इसका मिलीग्राम बन सकता है, सेंटीग्राम भी बन सकता है, और आगे फिर अ, इसके भी आगे इससे भी मल्टीप्लाई करके आप बहुत सब कुछ बना सकते हैं, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट हो। टन भी होता है 1000 किलोग्राम, है ना। तो फिलहाल किलोग्राम है आपकी इसके ऐसा यूनिट बाहर की। और फिर 7 में है दी ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। सेकंड पे टिक लगा लिए। आगे है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। देखिए 1 किलो, किलो का मतलब ही था 1000, ठीक है, और ग्राम तो ग्राम है, तो टिक लगा दिए 1000 ग्राम पे। फिल इन द ब्लैंक्स। मोशन इज अ डैश टर्म। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है, रिलेटिव लिख लीजिए। नेक्स्ट है, if the body moves along a straight line it is a rectilinear motion। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसको आप रेक्टिलिनियर मोशन बोल देंगे। आगे आपका थर्ड है, when an object moves along a circular path it is said to be सर्क्यूलर मोशन, ठीक है। अगर सर्कुलर पाथ में कोई चीज मूव कर रहा है तो उसे हम सर्कुलर मोशन बोल देंगे। आगे है 4th में, मोशन दैट इज नॉट पीरियडिक इज कॉल्ड नॉन पीरियडिक मोशन। बहुत ही इजी है, जिस जो नॉन पीरियडिक नहीं है उसको नॉन पीरियडिक मोशन बोलेंगे। 5th है आपका, अ डैश मोशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि वही वर्ड जो कि मैंने बोला था कि इतना समझने की जरूरत नहीं है टू एंड फ्रो को। आप जो है वही जो एक बार बार होती है मोशन उसी को बोल देते हैं। जैसे ऑक्सीलेशन जो है आपका, है ना, बैक एंड फोर्थ मोशन हो गया, ये आप समझ ले, बैक एंड फोर्थ ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है, ऑक्सीलेटरी मोशन लिख दिए। देखिए टू एंड फ्रो की अगर फुल फॉर्म की बात करें ना तो ये हो गया टुवर्ड्स एंड फ्रॉम, ठीक है, आगे जाना और फिर वापस आना, ठीक है, या फिर बैक एंड फोर्थ, पीछे आना और आगे जाना, बात एक ही है। वो कौन सा मोशन होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन, जैसे एक झूला आगे पीछे करता रहता है। आगे देखिए, या फिर पेंडुलम। 6 में देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर लिख लीजिए। आगे है 7 में, कीप दी डैश और डैश अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट केयरफुली। देखिए इसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा, कीप द रूलर और मेजरिंग टेप अलोंग द लेंथ, ठीक है। हमारा ये हो चुका फिल इन द ब्लैंक। सी में देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। पहला आपका, द मोशन ऑफ द अर्थ इज पीरियडिक। तो ट्रू, मोशन जो है अर्थ का वो पीरियडिक है, एक पीरियड के बाद वो घूम कर अर्थ वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। वैसे एक्चुअली दिखाया है तो अपनी पोजीशन पे कभी नहीं आता अर्थ, है ना, वो सब पर बाद में आगे समझेंगे। पर हाँ, सन के रिलेटिवली अपने पोजीशन पे वापस जरूर आ जाता है, तो इसलिए हम इसे भी पीरियडिक कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ट्रू, पीरियडिक, क्योंकि होता है ना 365 दिन बाद अपनी ही जगह पे वापस आ जाता है घूमकर अर्थ, या फिर कहें तो अपने रोटेशन पे भी अगर घूमता है तो एक बार पूरा राउंड लगा लेता है 24 घंटे के अंदर अर्थ, और अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है। होता है ना ऐसा, दो तरीके से पीरियडिक मोशन करता है अर्थ, एक तो 365 दिन में पूरा सन का राउंड लगाना, और एक 24 घंटे के अंदर अपने ही एक्सिस पे घूमकर वापस आ जाना। अब देखिए सेकंड में आपका,
द मोशन ऑफ अ स्विंग इज अ पीरियडिक मोशन। तो ट्रू, बिल्कुल सही बात है, स्विंग का मोशन जो है पीरियडिक होता है, आगे पीछे करता रहता है, और वो साथ में ऑक्सिलेटरी मोशन भी होता है एक तरह का। थर्ड है आपका, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। तो ट्रू, सही बात है, एक से ज्यादा तरह की मोशन वो एक ही तरह में कर सकता है, जैसे कि आपका रोलिंग मोशन, वो एक तरह से ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है और सर्कुलर मोशन भी होता है, ठीक है, एक ही टाइम पे। फोर देखिए, अडॉप्टिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट को अगर हम अपना लें तो हमारी जो है ना कई सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। आगे देखिए, मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर जो है लेंथ का एसआई यूनिट है, तो ट्रू, बिल्कुल सही बात है। सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू। एन ओडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग डिस्टेंस। तो ये भी ट्रू, सही बात है, ये भी। ओडोमीटर से लेंथ का पता लगाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका, व्हाट वर द एंशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले के टाइम में क्या क्या चीजें यूज होती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो बस यही लिख लिए, इन द एंशिएंट टाइम, यहां से लेके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तक। बस इतना सा आप जो है दो लाइन लिख दिए, हो गया आपका, कि जो लोग जो है चला करते थे पैदल, और या फिर जो है कुछ जानवरों के ऊपर बैठकर सवारी करा करते थे। सेकंड देखिए, बोल रहे हैं, हाउ वाज द इन्वेंशन ऑफ व्हील बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। के पहिए की खोज ने कैसे मदद करी इंसानों की। बिल्कुल बहुत मदद करी, उसके वजह से तो सारी गाड़ियां चल पाती हैं, वरना चलती कैसे व्हील के बिना। तो इसका आंसर आप ये लिख दिए, पीपल इन्वेंटेड व्हील्स टू ट्रेवल। ग्रेजुअली कार्ट्स वर मेड बाय मैन दैट वर अटैच्ड टू एनिमल्स एंड यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेवलिंग। बस इतना सा लिख लिया, हो गया आंसर आपका, ठीक है। थर्ड में बोले, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। देखिए, रेस्ट और मोशन के बीच में फर्क बताना है, तो रेस्ट की देखिए डेफिनेशन ये लिख लिए, और मोशन की डेफिनेशन ये लिख लिए, हो गया दोनों में फर्क। आगे फोर में बोल रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन से आप क्या समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को ही हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। लिख लिया आप रेक्टिलिनियर मोशन, ये दो लाइन है, दो लाइनें लिख लीजिए, हो गया आंसर। फिफ्थ में बोल रहे हैं, डिफाइन सर्कुलर मोशन, गिव वन एग्जांपल आल्सो। सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये बता दीजिए। देखिए, ये है ना, ये एक दो तीन चार लाइंस है ना, लगभग चार लाइनें और थोड़ी सी और है। ये पूरा लिख लिए, इसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दे दिए गए हैं, जैसे जाइंट व्हील या फैन, सीलिंग फैन जो होता है। सिक्स में बोल रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की क्या जरूरत है। बस इतना सा लिख लिया शुरू में, इन एवरीडेज लाइफ, यहां से लेके एनीथिंग वी रिक्वायर और आगे तक लिख लिए, ये डॉट ये ना आपका इस फुल स्टॉप तक, विच आर टू बी यूज्ड। बस ये डेढ़ लाइन है, इतना लिख लिए। इससे पता चलता है कि भाई मेजरमेंट की क्या जरूरत है, और इतना समझाने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने बता रखा ऑलरेडी कि मेजरमेंट की जरूरत नहीं, मतलब मेजरमेंट अगर नहीं होगी हमारे पास किसी चीज की, तो फिर चलेगी कैसी हमारी जिंदगी, है ना। हर चीज में हमें जरूरत है मेजरमेंट की। सेवन में है, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, वही चीज, ऐसी यूनिट जिसने, मतलब जिसे पूरी दुनिया मानती हो, जानती हो कि भाई एक मीटर की बात हो रही है, तो एक मीटर होता कितना है, ये सबको पता हो पूरी दुनिया में, जिसपे सब लोग राजी हो चुके हो कि भाई अब सब इसी का इस्तेमाल करेंगे अगर आपको लेंथ के बारे में बात वगैरह करनी है तो। क्यों, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड यूनिट। कहाँ बना था, फ्रांस से बना था। कब बना था, 1790 में बना था, बस बात खत्म। ये देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स आर दोज, आगे यहाँ पे प्लेस टू प्लेस तक, ठीक है, ये एक लाइन है बस, और थोड़ा सा प्लेस टू प्लेस, ये लिख लिए, हो गया आंसर आपका, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट से लेके प्लेस टू प्लेस तक। ई में बोल रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट आपका, डिफाइन मोशन विद एग्जांपल एंड मेंशन द कॉमन टाइप ऑफ मोशन। कि मोशन को डिफाइन करिए और एग्जाम्पल के साथ बताइए कुछ कॉमन टाइप मोशन के। मतलब लगभग आधा चैप्टर ही समझा दी है। सबसे पहले तो मोशन की डेफिनेशन लिख लिए, यहां से यहां तक, ये रही मोशन की डेफिनेशन। फिर उसके बाद आप लिख लिए ट्रांसलेटरी मोशन, यहां से लेके यहां तक। फिर उसके बाद आप लिख लिएगा रेक्टिलिनियर मोशन,
उसमें बस यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए आप, फिर आगे लिख लिए कर्विलीनियर मोशन, वो भी यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद लिख लिए रोटेटरी या फिर कहें तो सर्कुलर मोशन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों में फर्क होता है वैसे तो, पर अभी के लिए आप दोनों सेम मान सकते हैं। तो वो भी आप लिख लिए यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद पीरियडिक मोशन है, वो आप लिख लिए यहाँ से लेके खाली स्पिनिंग ऑफ अर्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिए पीरियडिक मोशन। और उसके बाद नॉन पीरियडिक मोशन वो भी लिख लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे है आपका कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल मोशन, ठीक है, वो भी आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिए। आगे है ऑक्सिलेटरी मोशन, वो भी आप लिख लिए यहाँ से यहाँ तक पूरा, मतलब काफी लंबा आंसर हो गया ये। पर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है इसके अंदर में, कि भाई कौन कौन से मोशन के बारे में बात हो रही है उसको समझाना है, ठीक है। जरूरी नहीं आप बिल्कुल लट्टा मार के एग्जैक्टली ऐसे वर्ड्स लिख कर आओ। आप जो है अगर पेपर में ऐसा आता है क्वेश्चन, जो कि आएगा जाहिर सी बात, मतलब काफी चांस आने के, अच्छा क्वेश्चन है, इससे पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी पता लगती है। तो इसमें आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, वो ज्यादा बेहतर रहता है ना, कि आप अपने वर्ड्स में लिख दें कि अच्छा कौन से मोशन की बात हो रही है और वो कौन से मोशन के कौन से एग्जांपल हो सकते हैं और कैसे आप उस चीज को अच्छे से समझा सकते हो। बस बस बात इतनी सी है ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही बेसिक सा आंसर है ये। जैसे मैं अगर अभी आपको समझाऊं तो बस मोशन क्या होता है, चीजों की पोजीशन चेंज करने को हम मोशन बोल देते हैं, ठीक है। और उसके कुछ एग्जांपल है जैसे ट्रांसलेटरी मोशन, और वो क्या होता है आपको पता ही है कि जब सारे पार्ट जो है किसी चीज के एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो। फिर रेक्टिलिनियर मोशन मोशन है, स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। कर्विलिनियर मोशन, जब कर्व डायरेक्शन अलोंग अ कर्व पाथ अगर कभी वो हो रही होती है मोशन, तो उसको हम बोल देते हैं कर्विलीनियर मोशन। रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन के मतलब सर्कुलर मोशन हो रही हो, एक सर्कल के अराउंड कोई चीज मूव कर रही हो, तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। पीरियडिक मोशन के एक पीरियड के बाद वो मोशन रिपीट हो रही हो तो पीरियडिक मोशन। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो नॉन पीरियडिक मोशन। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स मोशन के एक से ज्यादा तरह के मोशन अगर कहीं पे देखे जा रहे हो तो कॉम्प्लेक्स या फिर मल्टीपल मोशन। और ऑक्सिलेटरी मोशन आपको पता है कि एक ही जगह से बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मोशन हो रही हो, जैसे कि स्विंग या फिर पेंडुलम, तो उसको ऑक्सिलेटरी मोशन बोल देते हैं। बस इतना सा आंसर है ये। आगे देखिए सेकंड में बोल रहे हैं व्हाई इज इट एसेंशियल टू हैव अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, के ऐसा यूनिट का होना इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए आप यहाँ से लेके स्टैंडर्ड यूनिट से लेके यहाँ तक मेजरमेंट तक लिख दिए, इसमें बता दिया है कि भाई एक तो स्टैंडर्ड यूनिट होती कहाँ है, कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी बनने की, और ये फ्रांस में हुआ था ऐसा 1790 में। और इसे अडॉप्ट करने के बाद हमारी आधे से भी ज्यादा परेशानियां दूर हो गई, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती थी कि भाई मेजरमेंट आपने किस तरीके से करी है, इस वजह से। आगे पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज में बी यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स, ये भी बताया इन्होंने। इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं आप कि इट रिजॉल्व्ड मैनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कंफ्यूजन, ठीक है। ये भी आप एक्स्ट्रा लाइन जोड़ सकते हैं आप चाहें तो इसके अंदर, ठीक है। और इसमें ये भी बोला है देखिए लास्ट में कि पीपल जो है अलग अलग कंट्री के अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। मतलब एक पूरी कंट्री अगर एक चीज को मानेगी स्टैंडर्ड यूनिट को, तो वहां पे काम चल सकता है ना। तो उसके बारे में बाकी देश भी जान लेंगे भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट थोड़े हिसाब करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ऐसा यूनिट क्या है आपका, मीटर है और किलोग्राम है और सेकंड है ना। तो ऐसे ही जो है अमेरिका में अक्सर फुट का ज्यादा इस्तेमाल होता है मीटर की जगह पे, है ना, फुट का इस्तेमाल। पर हमें भी फुट की वैल्यू पता है, क्यों, क्योंकि एक पूरा देश ही वैसा इस्तेमाल कर रहा है फुट का। तो उतना तो हम भी सीख ही सकते हैं, अगर पूरे देश के लोग अगर फुट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फुट हम भी समझ लेते हैं भाई क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। पर हाँ ऐसे अगर बहुत सारी यूनिट्स होती पूरी दुनिया के अंदर, कि भाई हर शहर या फिर हर एक छोटा सा गांव अपनी अपनी नई नई यूनिट्स ला रहा है, तो फिर तो बड़ी दिक्कत की बात है। हाँ पर पूरा देश अगर अपना एक यूनिट बनाए तो उसके लिए एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश अपने आप में ऑपरेट कर सकता है उस बेसिस पे। तो फुट का इस्तेमाल करते हैं अमेरिका वाले, और वेट में किलोग्राम की जगह पे पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। सब नहीं करते, कुछ लोग करते हैं वहां पे, मतलब बहुत सारे लोग पाउंड का भी इस्तेमाल। पर हमें ही पता है कि एक पाउंड की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 450 ग्राम के आसपास होती है एक पाउंड की वैल्यू, ठीक है। तो अ, इतना लिख लिया बस, ये स्टैंडर्ड यूनिट से लेके यूनिट ऑफ मेजरमेंट तक ये हो जाएगा आपका आंसर। और साथ में एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, इट रिजॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कंफ्यूजन।
थर्ड में बोल रहे हाउ विल यू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन की लेंथ आप कैसे मेजर करोगे। तो ये रहा, देखिए सेम ये एक्टिविटी है, यही है आपका आंसर कि ऐसे मेजर करते हैं, ड्रॉ अ कर्व्ड लाइन से लेके या स्केल मेथड तक, ऐसे ही आप जो है कर्व्ड लाइन की लेंथ को निकाल लोगे। ठीक है, यही आप लिख लिए आंसर। फोर में बोले लिस्ट दी प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल मेजरिंग लेंथ, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें मेजर करने में, लेंथ की मेजरमेंट करते वक्त किस चीजों का ध्यान रखें हम। तो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है हमें। ठीक है, पहला तो ये कीप दी रूलर स्ट्रेट के मतलब लेंथ के डायरेक्शन में आप जो है ना रखिएगा मेजरिंग टेप को या फिर रूलर को, ताकि आप सही से लेंथ को नाप सकें। और कैसे नापेंगे, ऐसे ही तो नाप सकते हैं आप, बिल्कुल बराबर में रख के चीजों के। और उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, लिख दिए, हो गया आंसर। आगे है आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। फर्स्ट है आपका दी turning screw undergoes two kinds of motion at the same time। टर्निंग स्क्रू क्या हो गया, स्क्रू आप जो है लगाते हैं, जैसे पेच जो होता है, पेच वो आप जब स्क्रू ड्राइवर से कसते हैं कहीं पे, तो एक सर्कुलर मोशन भी हो रहा होता है और साथ ही साथ वो अंदर घुस रहा होता है किसी चीज के अंदर, है ना। तो मतलब वो एक तरह का कैसा रेक्टिलिनियर मोशन होता है, या कहें तो ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा होता है एक तरह का। तो दो तरह के मोशन हो रहे होते हैं ना यहाँ पे। आइडेंटिफाई दी टू काइंड्स ऑफ मोशन, तो लिख दिए पहला मोशन आप लिखने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ। एक हो रहा होता है आपका सर्कुलर मोशन, एक हो रहा होता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन, या कहें तो उसको आप रेक्टिलिनियर मोशन, जो कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, आगे है सेकंड में अ कर्व्ड लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली विद अ रूलर, गिव एग्जांपल। भाई रूलर से आप कैसे कर्व्ड लाइन होगा, क्योंकि कर्व्ड लाइन कर्व्ड है, उसकी लेंथ अलग है कुछ, जबकि आपका रूलर वो तो सीधा होता है, वो कर्व थोड़ी होता, तो उसकी लेंथ को कैसे पता लगा लेंगे आप एक स्केल से, नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए आपको धागे की लेंथ निकालनी पड़ेगी उस कर्व लाइन के अकॉर्डिंगली बिछाकर, फिर उस धागे को सीधा करके आप उसका नाप सकते हैं। आगे आपका थर्ड में वाई इज इट डिजायरेबल फॉर साइंटिस्ट टू यूज एसआई यूनिट्स इन देयर वर्क, एसआई यूनिट से ही हर चीज का अंदाजा क्यों लगाते हैं साइंटिस्ट। मान लिए कि अगर वो पता लगाएंगे कि चांद की दूरी इतनी है, तो आपको किलोमीटर में बताएंगे, भाई ये है 4 लाख किलोमीटर, जो कि एक्चुअली में है लगभग इतना ही दूरी चांद की अर्थ से। तो जाहिर तो इसका आंसर है कि अगर वो कुछ और यूनिट है बोले, कि भाई अगर मान लिए कि उन्होंने रिसर्च पेपर डाला और एयू से नापा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से या फिर किसी और यूनिट से, है ना, कोई ऐसा यूनिट जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो, वो ऐसा यूनिट ना हो। ठीक है, जैसे कि एयू जो होता है, या फिर कहते तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, अर्थ से लेके सन तक की दूरी, उसको बोलते हैं 1 AU। और ऐसे ही एयू के अंदर वो निकाल देते चांद की दूरी को, और वो पब्लिश करते पेपर के अंदर। तो पेपर को पढ़ते वक्त जो है, जिसे नहीं पता होगा एक एयू की वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या है उसकी, तो फिर वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई चांद असल में कितनी दूर है। अगर लिखा होगा यहाँ पे 0.01 AU की दूरी है धरती से चांद की, तो वो पूछेगा भाई ये 0.01 AU क्या होता है, पहले तो मुझे बताओ एक ही एयू क्या है, मुझे यही नहीं पता, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे अगर हम ये बोल दें उससे पेपर के अंदर, या फिर साइंटिस्ट ये इस्तेमाल कर लें कि भाई किलोमीटर, भाई 4 लाख किलोमीटर दूर है ना। तो समझने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी समझ सकता है भाई ये मुझे 1 किलोमीटर पता है, मतलब कि 4 लाख किलोमीटर भी मुझे पता है, इतनी दूरी को बोलते हैं, और इतनी दूर है चांद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका होमवर्क है, सब कुछ कॉपी में कर लीजिए।